कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो जमीन में दफन होती हैं, पानी में घुली होती हैं और सही वक्त पर किसी बदनसीब की सांसों में फिर से जिंदा हो जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे, कहानी सार्प की दुल्हन की। उस इलाके में कहावत है कि नाग नदी कभी कोई वादा नहीं भूलती और नहीं कोई कर्ज। ये एक ऐसी जगह है, आप समझें, जहां अंधेरा पानी की सतह के नीचे सांस लेता है, जहां पुरानी दबी हुई कहानियां किसी नए शिकार के इंतजार में बस सच होने का इंतजार करती है। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है इसके अंत से। जब पवन मिला तो उसने सुबह से एक शब्द भी नहीं कहा था। उसकी आंखें खुली तो थी, पर वो कुछ देख नहीं रहा था। बस एकटक खालीपन में घूर रहा था, मानो उसकी आत्मा को किसी ने बेरहमी से नोचकर बाहर निकाल दिया हो। सवाल तो यही था कि आखिर उस एक रात में उसके साथ ऐसा हुआ क्या था। इस सवाल का जवाब उस रात की स्याही में छिपा है, जहां से ये सब शुरू हुआ। जानते हैं, हर बड़े अंधेरे की शुरुआत अक्सर एक छोटी सी रोशनी से ही होती है, और इस मामले में वो रोशनी थी एक जन्मदिन के केक पर जलती हुई मोमबत्तियां। तो ये पवन का जन्मदिन था। उसके साथ थे उसके दो सबसे जिगरी दोस्त आर्यन और रोहन। लड़कपन का जोश था, दुनिया से बेपरवाही, और उन्होंने जश्न के लिए वो जगह चुनी जिसे शहर का हर समझदार इंसान नजरअंदाज करता था। वो थी कुख्यात और सुनसान नाग नदी, वो जगह जिसके बारे में बड़े बुजुर्ग फुसफुसाकर कहानियां सुनाते थे। कहानियां उन लोगों की जो उस नदी के किनारे गए और फिर कभी लौटे ही नहीं। पवन के दिल में ना एक अजीब सी घबराहट थी। उसे अपनी दादी की बातें याद आ रही थी। उसने दबी आवाज में अपने दोस्तों से कहा भी, यार, मेरी दादी कहती थी कि ये जगह ठीक नहीं है। पर उसकी चेतावनी दोस्तों के ठहाकों और जिद के शोर में कहीं डूब गई। वो नहीं जानते थे कि वो पवन का नहीं, बल्कि अपनी ही तकदीर का मजाक उड़ा रहे थे। कभी कभी एक पल की खुशी, एक तस्वीर अपने अंदर एक ऐसा राज कैद कर लेती है जो आपकी पूरी जिंदगी को एक डरावने साए में बदल देती है। एक क्लिक और उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आर्यन ने मजाक मजाक में फोन निकाला और जन्मदिन के केक के साथ पवन की एक तस्वीर खींच ली। एक बिल्कुल आम सी तस्वीर। कुछ पल बाद जब वो हंसते हुए उस तस्वीर को देख रहे थे तो उनकी हंसी जैसे गले में ही अटक गई। तस्वीर में पवन के ठीक पीछे कार के शीशे के रिफ्लेक्शन में उन्हें एक औरत का पीला मुरझाया हुआ चेहरा दिखाई दिया, जिसने सफेद घूंघट ओढ़ रखा था। एक ऐसी औरत जो असल में वहां थी ही नहीं, एक अनचाही मेहमान, एक अनदेखा खतरा। जैसे ही उन्होंने वो तस्वीर देखी, हवा में एक अजीब गैर कुदरती ठंडक से घुल गई। पेड़ों की सरसराहट तक थम गई, जैसे पूरी कायनात ने अपनी सांस रोक ली हो। और फिर नदी के उस पार से एक औरत के रोने की हल्की, दिल चीर देने वाली आवाज सुनाई दी। वो आवाज करीब आती गई, तेज होती गई, और फिर अचानक एक भयानक खामोशी छा गई। उस खामोशी में इतना खौफ था कि तीनों दोस्त बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे। पर देखिए, वो उस नदी को तो पीछे छोड़ आए थे, नदी के खौफ को नहीं। वो खौफ एक परछाई की तरह पवन के साथ चिपक गया था, उसके घर तक, उसके कमरे तक, और आखिरकार उसकी खामोश हो चुकी आत्मा में जाकर बस गया। अगली सुबह पवन के माता पिता ने उसे अपने कमरे में पाया, बिस्तर पर बैठा हुआ। एक ऐसी दीवार को घूर रहा था जो वहां थी ही नहीं। उसके अंदर की खामोशी कोई आम खामोशी नहीं थी। वो एक जिंदा, दम घोटने वाली चीज थी जो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल रही थी। उसके मुंह से सुबह से एक लफ्ज भी नहीं निकला था। वो बस एक खाली जिस्म बनकर रह गया था। हफ्तों की बेबसी के बाद आखिरकार डरे हुए माता पिता ने एक जानकार पंडित जी को बुलाया। जब पंडित जी घर में आए तो हवा जैसे और भारी हो गई। उन्होंने पवन को देखा, पर उनकी आंखों में हमदर्दी का कोई भाव नहीं था। वो पवन को एक लड़के के तौर पे नहीं, बल्कि एक खाली बर्तन, एक माध्यम के तौर पे देख रहे थे जिसका इस्तेमाल किया जा सकता था। पंडित जी ने जो बताया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। उन्होंने इसे आत्मा का प्रभाव कहा, एक ऐसी भयंकर आध्यात्मिक घटना जहां एक शक्तिशाली अतृप्त आत्मा की यादें और चेतना किसी जीवित इंसान के जहन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेती हैं। पंडित जी ने समझाया कि उस आत्मा ने पवन के शरीर पर कब्जा नहीं किया था, बल्कि उसकी यादों ने पवन की अपनी यादों को पूरी तरह से मिटा दिया था। और फिर कई दिनों की उस पत्थर जैसी खामोशी के बाद पवन के होंठ हिले, लेकिन जो आवाज निकली वो उसकी नहीं थी। एक पतली, कांपती हुई, बिल्कुल अनजानी आवाज ने पूछा, मेरा शादी का जोड़ा कहाँ है? और बस इसी एक सवाल के साथ
कहानी के सारे धागे वापस उसी मनहूस जगह की ओर खिंचने लगे जहां से यह सारा खौफ शुरू हुआ था, वापस नाग नदी की ओर। उस रात पंडित जी के कहने पर पवन के पिता ने कांपते हाथों से अटारी से एक पुराना पीला पड़ चुका शादी का जोड़ा निकाला और पवन को दे दिया। रात होते ही पवन उस जोड़े को लेकर घर से निकल गया। वो किसी मशीन की तरह चल रहा था, आंखें खाली, कदम एक ही लय में, सीधे नाग नदी की ओर। आधी रात को वो पानी के ठीक किनारे जाकर खड़ा हो गया, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। और फिर उसका इंतजार खत्म हुआ। वो उससे मिलने के लिए पानी की सतह को चीरती हुई बाहर निकली। डूबे हुए सपनों और बदले की आग में जलते प्यार का एक साकार दुष्स्वप्न। दुल्हन अपने पूरे भयावह रूप में वहां मौजूद थी। पंडित जी ने एक धीमी प्राचीन भाषा में मंत्र पढ़ने शुरू किए, जो हवा में जहर की तरह घुल रहे थे। पवन के डरे हुए माता पिता एक पेड़ के पीछे से ये सब देख रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ अजीब लगा। पंडित जी का सारा ध्यान उस रूह पर था ही नहीं, बल्कि वो तो सीधे पवन पर टिका हुआ था। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी इंतजार की चमक थी, एक शिकारी जैसी चमक। जो वहां होने वाला था वो किसी झाड़ फूंक से कहीं ज्यादा भयानक था। ये कहानी नफरत की थी ही नहीं, बल्कि एक ऐसे प्यार की थी जो मौत को भी चुनौती देता है और अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे ही अनुष्ठान के आखिरी शब्द पंडित जी के मुंह से निकले, पवन का शरीर एकदम ढीला पड़ गया। उसके होठों से एक आखिरी खामोश सांस निकली और वो हमेशा के लिए शांत हो गया। जो दिख रहा था वो एक बहुत बड़ा धोखा था। ये अनुष्ठान आत्मा को भगाने के लिए नहीं, बल्कि एक आत्मा को वापस बुलाने के लिए एक बलि थी। ये पवन के लिए कोई बचाव अभियान नहीं था, ये तो पंडित जी और जानवी का पुनर्मिलन था। सालों पहले जानवी उसी पंडित की प्रेमिका थी जिसे बेरहमी से मार दिया गया था, और उस पंडित ने अपनी पूरी जिंदगी तंत्र मंत्र सीखने में लगा दी, बस इस एक पल के लिए, अपनी जानवी को वापस पाने के लिए। पंडित जी मुस्कुराए, एक सर्द विजयी मुस्कान। आत्मा जानवी अब पवन के जिस्म में थी। उसने पंडित जी की ओर प्यार से देखा। उनका सदियों का इंतजार खत्म हो चुका था। ये कभी झाड़फूक था ही नहीं, ये तो एक पुनर्मिलन था। और फिर एक मासूम की जिंदगी की कीमत पर वो दोनों हाथ में हाथ डाले उस अंधेरे में कहीं गायब हो गए। कहानी तो खत्म हो जाती है, पर एक सवाल पीछे छोड़ जाती है, एक ऐसे प्यार के लिए जो मौत को भी नहीं मानता। क्या एक मासूम जिंदगी चुकाना वाकई एक सही कीमत है? शायद कुछ कर्ज कभी नहीं चुकते।